मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अपनी जो बात चल रही थी शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण की बात चल रही थी। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण से तात्पर्य है दो चीज़ों का विश्लेषण। शिक्षक जब अपनी शिक्षण व्यूहरचना तैयार करता है उसमें किन दो चीज़ों को ध्यान में रखता है। पहली चीज़ है विषय वस्तु, और दूसरी चीज है शिक्षण व्यूहरचना। यदि ये दोनों काम सही ढंग से हो गए तो हमारा शिक्षण बहुत अधिक प्रभावी होगा। अब बात आती है कि पाठ्य वस्तु विश्लेषण कैसे और शिक्षण व्यूहरचना का विश्लेषण कैसे। पाठ्य वस्तु विश्लेषण से तात्पर्य है पूरा सिलेबस। उस पूरे सिलेबस को किस तरह से हम विश्लेषित करें। मान लीजिए आप कक्षा 8 पढ़ा रहे हैं। कक्षा 8 के लिए हमें पूरे सिलेबस को 5 जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले 5 जगह कहाँ? सबसे पहले वार्षिक परीक्षा के हिसाब से, दूसरी अर्धवार्षिक, तीसरा प्रथम टेस्ट, प्रथम जांच, द्वितीय जांच, और तृतीय जांच। अब इसको भी विश्लेषित करते हैं। इसको विश्लेषित कैसे करते हैं कि प्रथम जांच में हम किस पाठ तक पढ़ाएंगे, द्वितीय जांच तक कितना पढ़ाएंगे, अर्धवार्षिक तक कितना पढ़ाएंगे और तृतीय जांच तक कितना पढ़ाएंगे, और वर्ष भर में ये पूरा काम हो जाना चाहिए। लेकिन इसे पढ़ाएंगे कैसे? काम हमने बांट लिया, 5 जगह हमने पूरे सिलेबस को बांट लिया। जैसे ये 2 प्रथम जांच, द्वितीय जांच और अर्धवार्षिक, इन दो का अध्ययन जब हो जाएगा तब हम अर्धवार्षिक परीक्षा करवाएंगे। फिर इन 3 का हो जाएगा, अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएंगी, उसके बाद हम वार्षिक परीक्षा करवाएंगे। अब यहाँ विषय वस्तु का विश्लेषण करना है। जैसे पाठ्य वस्तु है, पूरी पाठ्य वस्तु को हमने वार्षिक योजना में बांट लिया। एक वर्ष भर की हमने योजना बनाई कि किस तरह से हम अपने शिक्षण को कराएंगे, कितने हमारे वर्किंग डे होंगे, उन वर्किंग डेज में हमारे सब्जेक्ट सोशल साइंस को कितने दिन मिलेंगे, इसका निर्धारण हम वार्षिक योजना में कर लेते हैं। इसके बाद दूसरी जो योजना बनेगी उस योजना को कहते हैं इकाई योजना। इसका तात्पर्य है कि हम पूरा जो सिलेबस है उस पूरे सिलेबस को हम इकाइयों में विभक्त कर लेते हैं कि भाई कितनी इकाइयाँ इसमें से बनती हैं और प्रत्येक इकाई को कितना कितना समय चाहिए। इसका कोई निर्धारित नियम नहीं है कि हर इकाई को बराबर का टाइम दिया जाए। जैसे मान लीजिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में 5 इकाई आपने निर्धारित की और जरूर, और आपके पास कालांश 100 हैं, तो जरूरी नहीं कि 20-20 कालांश आप हर इकाई को दें। ऐसा भी हो सकता है कि किसी इकाई के लिए आप 25 कालांश दें, 30 कालांश दें, और किसी को लिए हम 15 भी दे सकते हैं और 10 भी। यह डिपेंड करता है उस विषय वस्तु पर कि विषय वस्तु कितनी विस्तृत है और कितनी कठिन है। कठिनाई स्तर के जो टॉपिक्स हैं उनको भी अधिक कालांश की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें रेमेडियल टीचिंग भी करानी होती है। रेमेडियल टीचिंग से तात्पर्य है बालक जब नहीं सीख पाते तो उन बच्चों की कमियों को पता लगाया जाता है। जिस तरह से बीमार होने पर डॉक्टर हमारी विभिन्न जाँच करवाता है और उन जांचों के आधार पर वो निर्धारित करता है कि इसको बीमारी क्या है, उसी प्रकार से शिक्षक भी एक डॉक्टर का रोल करता है कक्ष में कि किस कारण से हमारे बालक नहीं सीख पाए का कारण जानने की जो प्रक्रिया है उसको निदानात्मक प्रक्रिया कहते हैं। और उस निदान के आधार पर जिस तरह से डॉक्टर ने निदान किया बीमारी का और फिर इलाज दिया, उसी तरह से शिक्षक भी कारण पता कर लेता है कि बालक किस कारण से नहीं सीख पाता और फिर उनको उपचारात्मक शिक्षण देता है। इसलिए कठिन विषयों में जैसे गणित है, इंग्लिश है, इन विषयों के लिए शिक्षक रेमेडियल टीचिंग के लिए भी कुछ कालांश निर्धारित करता है। अब इकाइयों में से प्रत्येक इकाई में से हमें और भी छोटे खंड करने हैं। जैसे हम प्रकरण कह सकते हैं या दैनिक पाठ योजना कह सकते हैं दैनिक योजना। और इस दैनिक योजना के भी हमें टुकड़े करने हैं।
वो है शिक्षण बिंदु। इस तरह से हमने पूरी विषय वस्तु को विश्लेषित कर लिया। अब व्यूहरचना की बात आती है। व्यूहरचना में हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है। सबसे पहले ध्यान देना होगा व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखना, कि हम जो चीज़ पढ़ाएंगे, जो शिक्षण व्यूहरचना तैयार कर रहे हैं, जो योजना तैयार कर रहे हैं पढ़ाने की बालकों को, उसके माध्यम से हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति होगी अथवा नहीं। तो सबसे पहले करना है उद्देश्यों का लेखन। शिक्षण विधियों का निर्धारण, कौन सी शिक्षण विधि किस पाठ के लिए उपयुक्त रहेगी। इस विधि को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी प्रविधि हम काम में लेंगे, कौन सी युक्ति काम में हम लेंगे, इन चीज़ों का हमें निर्धारण करना होता है। इसके बाद हमें शिक्षण कौशलों पर बात करते हैं। शिक्षण कौशल कक्ष को नियंत्रित करने और अपनी विषय वस्तु को बालकों के सामने प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने का एक कौशल है, जिसे हम शिक्षण कौशल कहते हैं। इस शिक्षण कौशल में विभिन्न कौशल सम्मिलित हैं, जैसे प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, पुनर्वलन कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल, बहुत सारे कौशल्स हैं। इसके बाद मूल्यांकन में भी ये निर्धारित करते हैं कौन सी विधि काम में लेंगे, लिखित लेंगे, मौखिक लेंगे, या फिर प्रायोगिक लेंगे, या निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली पर आधारित होंगे प्रश्न, या लघुत्रात्मक पर होंगे, या वस्तुनिष्ठ पर होंगे। इन सब की व्यूहरचना हम इसमें करते हैं। इन दोनों व्यूहरचनाओं को जब हम मिक्सअप करते हैं, उसके बाद ही हम अच्छे तरीके से बालक को पढ़ा सकते हैं, उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, सारी जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का यही एक काम है, यही इसका महत्व है। अब इसके महत्व को हम किस प्रकार से किस तरह से और व्यक्त कर सकते हैं अच्छे तरीके से, स्पष्ट, वो मैं आपको बताता हूँ। सामाजिक विज्ञान वैसे तो दिखने में बड़ा सरल सब्जेक्ट लगता है, लेकिन यह सब्जेक्ट थोड़ा कठिन है। इस कठिन का कारण यही है कि हम समझने में गलती कर रहे हैं कि यह विषय सरल है, जबकि इससे सरल सारे विषय हैं। आप देख लीजिए अपनी मार्कशीट, पिछले कालांश में मैंने बताया था आपको, सबसे कम नंबर इसी विषय में आते हैं। पहला इसका जो महत्व है, विषय वस्तु का बृहद व लघु प्रकरणों खंडों इकाइयों प्रकरणों आदि में विभाजित करने हेतु इसका महत्व इसलिए भी है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि विषय वस्तु को बृहद का मीन्स पूरा बड़ा, लघु मीन्स छोटा, यानी बड़े प्रकरणों में, छोटे प्रकरणों में, खंडों में, इकाइयों में, आदि में। सॉरी, प्रकरण दो बार आ गया। विभाजित करने के लिए शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण किया जाता है, ताकि निर्धारित किया जा सके कि किस समय तक कौन सा काम पूर्ण करना है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, प्रथम जांच तक कौन सा, द्वितीय जांच तक कौन सा, तृतीय जांच तक कौन सा, और वार्षिक तक कौन सा। ठीक है। दूसरा है समय विभाग चक्र के निर्धारण हेतु। समय विभाग चक्र से तात्पर्य है टाइम टेबल। यानी
टाइम टेबल के निर्धारण हेतु भी हम शिक्षक शास्त्रीय विश्लेषण करते हैं, जिससे हमें पता रहता है कि हमारा सब्जेक्ट कितने दिन में पूरा होगा। यदि हम समय विभाग चक्र नहीं बनाएं तो ना तो हमें ये पता रहेगा कि हम किस किस विषय को कितना कितना समय दे रहे हैं और कितना कितने कालांश देंगे। लेकिन जब हम समय विभाग चक्र बनाते हैं तो इससे पहले ही हम कार्य दिवसों की गणना कर लेते हैं कि पूरे वर्ष में हमारे विषय के लिए कितने वर्किंग डेज मिलेंगे, उन वर्किंग डेज में कितने पीरियड्स मिलेंगे। हर सब्जेक्ट का उसी तरह से टाइम टेबल बन जाता है और यह शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसका निर्धारण इसके आधार पर किया जा सकता है। यदि विषय वस्तु का विश्लेषण नहीं करेंगे तो हमें यही पता नहीं रहेगा कि हमें कितने कालांशों की आवश्यकता है। विश्लेषण के आधार पर यह निर्धारित हुआ कि पूरा सिलेबस 5 इकाइयों में विभक्त है, प्रत्येक इकाई के कितने लिए कालांश चाहिए, कितने कार्य दिवस चाहिए, आदि आदि। अब बात करते हैं पढ़ाए गए प्रकरणों को आगे बृहद व लघु संप्रत्यों में विभाजित करना। इसका तात्पर्य जो विषय हमने पढ़ा दिए हैं, जो प्रकरण पढ़ा दिए हैं, उन्हें भी अलग अलग संप्रत्यों में विभाजित करके हम उनका परीक्षण लेते हैं। जैसे पूरी हर रोज हम कक्षा में मूल्यांकन करते हैं, बालकों का पढ़ा दिया, उसके तुरंत बाद हमने उनका मूल्यांकन कर लिया। मूल्यांकन हम 3 तरह से करते हैं। पहला मूल्यांकन हम लघुत्तरात्मक प्रश्न बोध प्रश्नों के माध्यम से करते हैं, दूसरा पुनरावृत्ति प्रश्नों के माध्यम से करते हैं और तीसरा हम मूल्यांकन प्रश्नों के माध्यम से करते हैं। रोजाना एक पाठ में ये 3 काम होते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी हम चौथा काम भी रोजाना कर सकते हैं, वो है गृह कार्य। गृह कार्य के माध्यम से भी हम पता कर सकते हैं, लेकिन ये रोजाना का हुआ। इसके बाद जैसे मान लीजिए एक इकाई में हमारे 15 कालांश लगे, 15 प्रकरण हमने पढ़ाए, उन 15 प्रकरणों का हमने एक बड़ा मूल्यांकन तैयार किया और हमने पूरी इकाई का मूल्यांकन कर लिया। इस तरह से 5वीं बार उसका मूल्यांकन हो गया, इसलिए भी इसका महत्व है। अगला व्यवहारजन्य शब्दावली तैयार करना। हमारी शिक्षण की टर्मिनोलॉजी अलग है, आम बोलचाल की टर्मिनोलॉजी अलग है, मदर टंग की टर्मिनोलॉजी अलग है। हम लोग घर पर जब होते हैं अलग तरह से बात करते हैं, मित्र मंडली में होते हैं तो अलग तरह से बात करते हैं, और कक्ष में शिक्षक के साथ होते हैं तो अलग बात करते हैं। इस तरह से तीनों में हमारा रोल अलग अलग होता है, तीनों की शब्दावली अलग अलग होती है। घर में तो हम बिल्कुल मदर टंग में बात करते हैं, दोस्तों में हम एक सामान्य कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है, चाहे हिंदी इंग्लिश और कोई सी भाषा भी हो सकती है, लेकिन कक्ष में जो मीडियम हमारे सामने है वो शिक्षक और शिक्षार्थी का जो मीडियम है उसी में हम टॉकिंग करते हैं, लेकिन वो एक विधायक भाषा होती है। जबकि मित्र मंडली में और घर में विधायक भाषा नहीं होती, वहाँ हम आम उन शब्दों का भी यूज कर सकते हैं जिन शब्दों का हम प्रयोग कक्ष में नहीं कर सकते। तो इसलिए ये व्यवहारिक शब्दावली तैयार करने के लिए भी शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण हमारा साथ देता है। उद्देश्यों की प्राप्ति की व्यूह रचना हेतु उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यूह रचना करना, यानी हम शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के माध्यम से उद्देश्यों की प्राप्ति किस प्रकार से की जा सकती है उसकी व्यूह रचना भी कर सकते हैं। इसका तात्पर्य है शिक्षण व्यूह रचना। भाई हमारे उद्देश्यों के लिए ही हमने निर्धारित किया है उद्देश्य, किस तरह से हम किस पाठ के उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं और किस तरह से हम कक्ष में बालकों को पढ़ाएंगे। जो हम पढ़ाएंगे उससे बालक क्या अचीव करेंगे, बालक क्या क्या उपलब्धि हासिल करेंगे,
बालक क्या क्या अपने व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, मूल्यांकन। तो इसका तात्पर्य है कि उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो व्यू रचना करते हैं, शिक्षण व्यू रचना, टीचिंग स्ट्रेटजीज, वो भी हम इसके माध्यम से करते हैं। और लास्ट है उद्देश्य हेतु, मूल्यांकन हेतु उपयुक्त तकनीकों का प्रयोग। इसका तात्पर्य क्या है, हम मूल्यांकन में सामान्यतः 3 प्रकार की परीक्षाएं लेते हैं, एक मौखिक, एक लिखित और एक व्यवहारिक कह लो या प्रायोगिक कह लो। इन 3 चीज़ों के माध्यम से ही हम बालक के ज्ञान का, बालक के अधिगम का, बालक के अचीवमेंट का पता करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी बातें हैं जिनके आधार पर भी हम मूल्यांकन कर सकते हैं। जैसे हमने चेकलिस्ट दे दी मूल्यांकनकर्ता को कि ये इन पॉइंट्स पर आपको मूल्यांकन करना है। बालक खेल रहा है, खेल के दौरान उसकी स्थिति क्या है, उसको परिवार के दौरान बालक की स्थिति क्या है, उसको, इन सारी बातों को हम इसके माध्यम से आसानी से पता कर सकते हैं। अब बात आती है लिखित परीक्षा में भी। लिखित परीक्षा के लिए भी हम कई ऐसे मापदंड अपनाते हैं जिनके माध्यम से हम भी आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा प्रणाली काम में लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विषय वस्तु में बालक की कितनी जानकारी है, कितनी गहन रुचि है, कितने गहन उसका लर्निंग है। क्योंकि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न होते हैं, वो विषय वस्तु के गहन अध्ययन के अभाव में उत्तर बालक दे ही नहीं सकता। इसलिए इन प्रश्नों की संख्या मूल्यांकन में अधिक से अधिक होनी चाहिए। इनके अतिरिक्त लघुत्तरात्मक प्रश्न क्यों रखे जाते हैं, ताकि बालक की संश्लेषण क्षमताओं का पता चल सके कि बालक बहुत एक विस्तृत विषय वस्तु को संक्षिप्त शब्दों में प्रस्तुत कर सकता है अथवा नहीं। निबंधात्मक जो परीक्षा होती है, निबंधात्मक परीक्षा का एक मुख्य कारण जो है वो आपकी स्किल को देखना है कि आपकी अभिव्यक्ति क्षमता कैसी, लिखित अभिव्यक्ति क्षमता कैसी है, शब्दों को प्रस्तुत करने की तकनीक कैसी है, व्याकरणिक दृष्टि से आप व्याकरण पर नियंत्रण रखते हैं अथवा नहीं। इन सारी बातों का मूल्यांकन हम निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे प्रश्न रखे जाते हैं जो व्यावहारिक प्रश्न होते हैं। जैसे मान लीजिए आप कक्षा 8 के विद्यालय के हेड मास्टर हैं, आपके विद्यालय में 4 दीवारी नहीं है, 4 दीवारी करवाने के लिए स्थानीय एमएलए के लिए एक पत्र लिखिए। तो यहाँ आपके व्यावहारिक नॉलेज का पता चलेगा कि आप व्यावहारिक नॉलेज कितनी रखते हैं, कितनी नहीं रखते हैं। इस तरह से विभिन्न तकनीक्स हम मूल्यांकन में जो काम में लेते हैं वो हम शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के आधार पर ही लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण का शिक्षण के क्षेत्र में, अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अब बात करेंगे शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के सोपान। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के सोपान से तात्पर्य है कि हम इसका विश्लेषण क्रमबद्ध रूप से किस तरह से करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के लिए चिंतन करते हैं कि किस तरह से हमें इसको विश्लेषित करना है। हम अपने मस्तिष्क में एक योजना बनाते हैं, उस योजना के आधार पर ही हम आगे का विश्लेषण कार्य करते हैं। शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के सोपान। पहला सोपान,
चिंतन करना। अध्यापक शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के लिए सबसे पहले चिंतन करता है। चिंतन में क्या करता है कि मुझे कौन सी कक्षा मिली है, उस कक्षा का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को किस तरह से पढ़ाना है, उसके लिए किन किन शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, उनकी व्यवस्था विद्यालय स्तर पर हो सकती है अथवा नहीं, विद्यालय स्तर पर नहीं हो सकती तो मैं अपनी कक्षा के लिए उनकी व्यवस्था किस तरह से करूँगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका हम शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के आधार पर चिंतन करते हैं और अपने शिक्षण व्यूह रचना तक हम पहुँचते हैं। दूसरा है विषय वस्तु की किसी प्रकरण इकाई आदि का विश्लेषण करना। इसका तात्पर्य है कि जो विषय वस्तु का हम विश्लेषण करते हैं उसमें प्रकरण और इकाई का विश्लेषण भी हमें करना है। इकाई और प्रकरण का कैसे हम विश्लेषण करते हैं, इकाई में ये निर्धारित कर लेते हैं पहले से ही कि हम इसे कितने प्रकरणों में पढ़ा सकते हैं। दूसरी बात आती है प्रकरण पर, तो एक प्रकरण में कितने शिक्षण बिंदुओं को हम निर्धारित कर सकते हैं, उसमें 2 ही बनते हैं या 3 बनते हैं या 4 बनते हैं, उनका निर्धारण भी हम विश्लेषण के आधार पर करते हैं। उसको पढ़ाने के लिए हमें किन किन विधियों की आवश्यकता पड़ेगी, उनको पढ़ाने के लिए हमें किन सहायक सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, उनके मूल्यांकन के लिए, उनके अधिगम क्षमता को जानने के लिए हमें कौन कौन से तरीके के प्रश्न पूछने पड़ेंगे, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण हम इसके माध्यम से कर लेते हैं। तीसरा है अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्माण। अनुदेशात्मक उद्देश्यों का निर्माण व व्यवहारगत शब्दावली। इसका तात्पर्य है हम विश्लेषण के आधार पर ही उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि हम किन किन उद्देश्यों को निर्धारित करें ताकि हम हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। इस विश्लेषण के आधार पर विषय वस्तु को विश्लेषित किया, उसी के अकॉर्डिंग हमें उद्देश्यों का निर्धारण यहाँ करना होगा। उचित विधि प्रविधि व तकनीकों का चयन। अर्थात शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण के आधार पर ही हम यह निर्धारित करते हैं कि किस प्रकरण के लिए, किस शिक्षण बिंदु के लिए, किस इकाई के लिए कौन सी विधि हमारी उपयुक्त रहेगी, उस विधि को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी प्रविधि काम में लेंगे, कौन सी तकनीकों को काम में लेंगे, इन सारी चीज़ों का चयन हम करते हैं। अगला है पाठ्यक्रम की सफलता के लिए पाठ्यक्रम की सफलता के लिए 5 मिनट निर्धारित अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में
शिक्षण विधियों मूल्यांकन तकनीकों TLM, TLM मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री आदि का चयन, यानी विषय वस्तु विश्लेषण के आधार पर भी हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम सफलतम पाठ्यक्रम कैसे कहलाएगा। उसके लिए अनुदेशात्मक उद्देश्यों के निर्धारण करते हैं। उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम विभिन्न शिक्षण विधियों को चूज करते हैं, विभिन्न तकनीकों को चूज करते हैं, विभिन्न प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री यूज करते हैं ताकि हम हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। इन सब के आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं और इस मूल्यांकन के आधार पर हमें निर्धारित करते हैं कि हमने जो बच्चों को पढ़ाया वो हमारे बच्चों ने सीखा अथवा नहीं सीखा। इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।